औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 7 इनहेरिटेंस के बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू क्रोमोसोम्स नीड टू कॉम्पैक्ट इनटू थिक क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है आपसे कि जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तो उस टाइम पर क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड से कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्यों आ जाते हैं, थिक फॉर्म में क्यों आ जाते हैं। एक क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन नहीं होती है तो उस टाइम पर सेल क्रोमोसोम्स जो है वो सेल्स के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क की शक्ल में होते हैं, और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो वो क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो थिक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्यों होता है, यहाँ पर इसका आंसर पूछा गया है। तो क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट इनटू थिक क्रोमैटिड्स टू मेक इट इजियर फॉर देम टू मूव। क्रोमोसोम्स इस वजह से कॉम्पैक्ट होते हैं और थिक होते हैं ताकि ये क्रोमैटिड्स जो है वो आसानी से मूव कर सके एंड सेपरेट करेक्टली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और आराम से जो है वो सेपरेट हो सके सेल डिवीजन के टाइम पर। जैसे कि हमने अपनी अर्लियर क्लासेस 9 क्लास में और 10 क्लास में पढ़ा था ये चीज कि जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपने अपने ऑपोजिट पोल की तरफ पहुंचते हैं। तो जब सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स में सेपरेट होना होता है तो अगर वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, क्रोमैटिड्स के फॉर्म में होंगे, तो वो इजीली जो है वो सेपरेट हो सकेंगे और डिवाइड हो सकेंगे। दिस प्रिवेंट्स टैंगलिंग एंड इंश्योर्स ईच न्यू सेल्स गेट्स द राइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये चीज जो है, ये जो कॉम्पैक्ट होना है, ये चीज इससे भी बचाती है कि क्रोमोसोम्स जो है वो सही क्वांटिटी में अपने अपने पोल पर जा सकें और सही क्वांटिटी में जो है वो डिवाइड हो सकें। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ा था, उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि क्रोमोसोम्स की जो राइट क्वांटिटी है उसमें कन्वर्ट होना या उसकी सेल डिवीजन का होना, राइट क्वांटिटी में क्रोमोसोम्स का डिवाइड होना कितना जरूरी है। तो ये चीज जो है वो इसे बचाती है इस चीज से कि क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी जो है वो राइट क्वांटिटी में क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ टीलोमेयर्स हेल्प प्रोटेक्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो टीलोमेयर होता है वो किस तरह से क्रोमोसोम को हेल्प करता है सेल डिवीजन के दौरान में, और प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो टीलोमेयर्स आर प्रोटेक्टिव कैप्स एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमेयर बेसिकली वो पार्ट होता है जो क्रोमोसोम्स के बिल्कुल एंड पर मौजूद होता है। दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हेन क्रोमोसोम्स शॉर्टेंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान में क्रोमोसोम्स चूंकि कॉम्पैक्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनके जो साइज है उनका वो शॉर्ट हो जाता है। तो उस टाइम पर जो क्रोमोसोम का सबसे एंड वाला पार्ट होता है जो कि टीलोमेयर होता है, वहां पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो उसको सेफ, ये टीलोमेयर जो है वो इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉस ना हो सके किसी भी तरह से। कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी से रिलेटेड है वो उसके अंदर ही, क्रोमोसोम के अंदर ही सेफ रहे। तो इस तरह से ये टीलोमेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ये एक प्रोटेक्टिंग कैप के तौर पर यूज होता है। नंबर 3 है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स सपोर्ट द आइडिया ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से, जो उसने पी प्लांट के ऊपर जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो कैसे उसको इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं और रेसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। तो मेंडल्स ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट्स पर, तो उसने देखा था कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो हमेशा ऑफस्प्रिंग में अपीयर होते हैं, यानी जाहिर होते हैं। उन ऑफस्प्रिंग के अंदर डोमिनेंट ट्रेट्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं, फिनोटिपिकली भी जो है वो अपीयरेंटली नजर भी जो है वो आ रहे होते हैं। वाइल अदर रेसेसिव ओनली अपीयर्ड इफ बोथ पेरेंट्स पास देम। और रेसेसिव ट्रेट्स सिर्फ उसी वक्त अपेयर होते हैं जब दोनों पेरेंट्स जो है वो अपना अपना एक एक रेसेसिव ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग्स को जो है वो ट्रांसफर करता है। तो उस टाइम पर जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो जाहिर होता है, यानी कि अगर जो है वो दोनों पेरेंट्स अपना रेसेसिव कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स को देंगे तो तभी रेसेसिव ट्रेट जो है वो अपीयर होगा, जाहिर होगा, या हमें देखने में वो नजर आएगा। लेकिन अगर डोमिनेंट में जो है वो एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर या एक पेरेंट्स भी अपना डोमिनेंट कैरेक्टर दे देता है तो आपको ऑफस्प्रिंग के अंदर वही डोमिनेंट ट्रेट्स जो है वो देखने में नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड मेंडल यूज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स इन हिज एक्सपेरिमेंट।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मेंडल ने ये जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है इन्हीं को जो है वो क्यों यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विद द सेम ट्रेट्स मेकिंग इट इजियर टू ट्रैक हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो होते हैं वो हमेशा जो है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं सेम ट्रेट्स के साथ, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को अनाउंस करना या एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंक्लूड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन टू पेरेंट्स विथ फ्री ईयर लूप्स हैव अ चाइल्ड विथ अटैच्ड ईयर लूप्स। ईयर लूप्स क्या होते हैं? कान का, ये जो हमारा जो कान होता है इसके जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो कुछ लोगों में, कुछ जो है वो पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें वो फेस के साथ अटैच होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो अटैच नहीं होता है। तो जिनका अटैच नहीं होता है उन्हें फ्री ईयर लूप्स कहा जाता है, और जिनका फेस के साथ अटैच होता है, कान का जो नीचे वाला बिल्कुल कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, उसे अटैच्ड ईयर लूप्स कहा जाता है। तो इसकी अगर हम जीनोटाइप देखें तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर इफ बोथ पेरेंट्स कैरी वन रेसेसिव अलील, अगर दोनों पेरेंट्स के पास एक एक रेसेसिव अलील जो है वो मौजूद होगा। यहाँ पर कैपिटल एफ को डोमिनेंट अलील से जो है वो जाहिर किया गया है और स्मॉल एफ को रेसेसिव अलील से जाहिर किया गया है। तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ का मतलब है कि एक पेरेंट्स जिसके पास फ्री ईयर लूप भी मौजूद है और उसके पास एक रेसेसिव अलील भी जो है वो मौजूद है अटैच्ड ईयर लूप का, और दूसरा जो पेरेंट है उसके पास भी जो है वो फ्री ईयर लूप डोमिनेंटली मौजूद है लेकिन एक रेसेसिव अलील भी मौजूद है जो कि अटैच्ड ईयर लूप का है। अगर ये दोनों पेरेंट्स क्रॉस करते हैं तो इनके क्रॉस के नतीजे में जो चाइल्ड होगा उसके पास कोई एक चाइल्ड जो है वो एक ऐसा होगा जिसमें उसके पास दोनों अलील स्मॉल एफ के यानी अटैच्ड ईयर लूप के आ जाएंगे। Who then show the attached ear loop traits, जो कि ये शो करेगा कि उसके जो ear loop हैं फिनोटिपिकली वो शो होंगे attached ear loop के। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो कैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी को ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो जाहिर करता है। तो द लॉ स्टेट्स दैट अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। ये लॉ जो है वो हमें ये बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो अलील्स हैं वो सेपरेट गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। सो ईच पेरेंट्स पासेस ओनली वन अलील पर ट्रेट। लिहाजा जब गैमेट सेपरेट होते हैं तो हर पेरेंट्स जो है वो एक अलील को ट्रांसफर करता है किसी एक ट्रेट में। एंड दिस रैंडम मिक्सिंग क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग्स। और इसके नतीजे में यानी एक पेरेंट्स का एक गैमेट्स किसी दूसरे पेरेंट के किसी भी दूसरे गैमेट्स के साथ जाके जो है वो कॉम्बिनेशन बना लेगा और इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगी और जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट्स डिफर फ्रॉम हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट। मेंडल्स ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसने सबसे पहले जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जब उसने देखा कि उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो उसने फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली वो क्रॉस होता है जिसमें किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान में क्रॉस करवाया जाता है, यानी जो स्टडी किया जा रहा होता है उस क्रॉसिंग के दौरान में वो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जा रहा होता है। जैसे कि अगर पी प्लांट की क्रॉसिंग करवाई तो उसमें सिर्फ ये स्टडी किया गया कि वो जो पी प्लांट है वो राउंड है और या फिर रिंकल है। Hybrid process involves two traits showing how alleles separate independently. डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये जो है वो देखा जाता है कि किस तरह से दो ट्रेड्स के जो अलील हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, जिसमें जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक है। एंड वाइल मोनोहाइब्रिड क्रॉस फोकस ऑन वन ट्रेड, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही ट्रेड, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ पी प्लांट allele for round seed capital R is dominant over the allele of wrinkle seed, यानी जो R कैरेक्टरिस्टिक्स राउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सीड का वो डोमिनेंट है और wrinkle seed स्मॉल r के ऊपर जो है वो डोमिनेंट है। If a heterozygous round seed plant capital R small r is crossed with a homozygous wrinkle seed small r, what will be the genotypic and phenotypic ratio of their offsprings?
तो इसमें क्रॉसिंग करके बताना पड़ेगा कि क्या जो है वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो होगी, और क्रॉसिंग करवानी है यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि क्रॉस करवाना है राउंड सीड प्लांट्स के दरमियान में, या जो कि हेटेरोजाइगस हैं, और होमोजाइगस रिंकल सीड प्लांट्स के, इन दोनों के दरमियान में क्रॉसिंग करवा के ऑफस्प्रिंग का रेशो जो है वो शो करना है। इसके हम जब आंसर हम इसका लिखेंगे तो हमें जो है वो इसकी क्रॉसिंग करके दिखानी होगी, जिसमें हम बताएंगे कि ये जो हमारे पास हेटेरोजाइगस प्लांट है उसको जब हम होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स में जो अलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दो गैमेट्स बनेंगे, दोनों अलील जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। एक अलील के ऊपर जो है वो डोमिनेंट आर यानी कि डोमिनेंट आर राउंड जो है वो जीन आएगा, और दूसरे जो अलील है उसके ऊपर रेसेसिव रिंकल जो है वो जीन मौजूद होगा। और यहाँ जो दो गैमेट्स बनेंगे रेसेसिव के, होमोजाइगस रेसेसिव के, उसके ऊपर दोनों अलील्स, दोनों जो डिफरेंट अलील्स हैं दोनों के ऊपर रेसेसिव रिंकल का सीड जो है वो जीन मौजूद होगा, रिंकल सीड्स के। तो इनके दरमियान में जब क्रॉसिंग होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा F1 जनरेशन में वो ये वाला जो राउंड का जो अलील मौजूद है हमारे पास, ये राउंड अलील जो है इस रेसेसिव रिंकल सीड के साथ और इस रेसेसिव रिंकल सीड के अलील के साथ जो है वो क्रॉसिंग करेगा, और हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर के दो प्लांट्स आ जाएंगे। और इसी तरह से ये वाला जो रेसेसिव अलील मौजूद है ये पहले इसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएगा और फिर इसके साथ, तो ऐसे हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव के आ जाएंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास F1 जनरेशन में जो रेशो बनता है वो 2:2 का बनता है। दो प्लांट हमारे पास हेटेरोजाइगस और दो प्लांट हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव के हैं, यानी 50% जो है वो हमारे पास हेटेरोजाइगस है और 50% हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव मौजूद है। तो अगर 2:2 का रेशो हम देखें तो हम उसको जब कट करेंगे तो वो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आता है, जीनोटिपिक सिंपलेस्ट रेशो, वो हमारे पास आता है 1:1 का। यानी अगर एक जो है वो प्लांट हेटेरोजाइगस होगा तो एक ही प्लांट जो है वो हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव होगा। और इसी तरह से जब हम फिनोटिपिक रेशो को हम देखेंगे तो फिनोटिपिक रेशो में जो अपीयरेंटली जो चीज हमें नजर आ रही होती है उसमें हम वो चीज दिखाते हैं। तो फिनोटिपिक रेशो में हमारे पास दो राउंड सीड्स प्लांट हमें मिलेंगे और दो प्लांट्स हमें ऐसे मिलेंगे जिनके सीड्स जो है वो रिंकल्ड होंगे। Question number 9 है, if a true breeding tall plant T is crossed with a short small t, what will be a phenotype of the F1 generation and what will be the genotype and phenotypic ratio of the F2 generation? अब यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक चीज जो आपसे पूछी गई है वो ये कहा गया है कि अगर ट्रू ब्रीडिंग करवाई जाए, यानी एक प्लांट जो है वो टॉल प्लांट हो और दूसरा प्लांट जो है वो शॉर्ट प्लांट हो और उनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई जाए, तो हमारे पास फिनोटाइप जो F1 जनरेशन में हासिल होगा वो क्या होगा। फिनोटाइप का मतलब है देखने में जो हमें प्लांट मिल रहा है F1 जनरेशन में वो क्या वो टॉल है या वो शॉर्ट है। और दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई है वो ये पूछी गई है, what will be the genotypic and phenotypic ratio of the F2, यानी F2 जनरेशन में जब हम F1 के दरमियान में क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन में जो जो हमें रिजल्ट हासिल होगा वो क्या होगा, उसका जीनोटिपिक रेशो क्या होगा। तो ये भी हमें जो है वो क्रॉसिंग करवा के ही जो है वो मालूम हो सकेगा। तो हम इसकी क्रॉसिंग देखते हैं कैसे होगी। कि देखें एक प्लांट जो है वो टॉल है और ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है दोनों अलील्स के ऊपर टॉल के ही जीन मौजूद हैं। इस अलील पर भी टॉल का जीन मौजूद है और इस अलील के ऊपर भी टॉल का जीन मौजूद है। और दूसरा जो प्लांट है वो शॉर्ट है और दोनों अलील उसके जो है वो शॉर्ट जीन के जो है वो प्रेजेंट है। अब जब इनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई जाएगी तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रिएक्ट करेगा और फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ और ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ और ये फिर कैपिटल टी इस दूसरे स्मॉल टी के साथ। यानी हमारे पास जो F1 जनरेशन में रिजल्ट आएगा वो तमाम के तमाम फिनोटिपिकली उन्होंने पूछा है। तो फिनोटिपिकली का मतलब है तमाम के तमाम जो डोमिनेंट होता है ना वो जाहिर हो रहा होता है। तो डोमिनेंट क्या है, इसमें टॉल है, तो हमारे पास जितने भी प्लांट्स हासिल होंगे वो टॉल प्लांट्स हासिल होंगे। लेकिन फर्क क्या होगा कि ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे। फर्क हमारे पास यहाँ F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट हासिल हुए हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, यानी उसके पास शॉर्ट प्लांट का जीन भी मौजूद है जो कि हमें देखने में नजर नहीं आता है। दूसरा उन्होंने सेकंड चीज जो उन्होंने
सेकेंड थिंग जो उन्होंने हमसे पूछी है वो है F2 जनरेशन, कि F2 जनरेशन अगर हम F1 जनरेशन को दोबारा F1 जनरेशन के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या होगा। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अगर F1 जनरेशन को दोबारा F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो जो F2 जनरेशन है उसका जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या होगा। तो जब हेट्रोजाइगस क्रॉसिंग दरमियान में करवाई जाती है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 का हासिल होता है, जिसमें एक प्लांट हमें ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट मिलता है, 2 प्लांट हमें हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिलते हैं और एक प्लांट जो है वो हमें होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट मिलता है। और जब हम फिनोटिपिक रेशो देखते हैं तो फिनोटिपिक रेशो का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपीयरेंटली देखने में जो हमें नजर आ रहे हैं उसमें हमें 3 प्लांट जो है वो टॉल नजर आ रहे हैं और एक जो है वो शॉर्ट प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, इन ह्यूमन फ्री ईयर लोब्स, कैपिटल ई को डोनेट कर रहे हैं, आर डोमिनेंट ओवर अटैच्ड ईयर लोब्स, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट विथ फ्री ईयर लोब्स एंड व्हाट आर पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो भी जो है वो क्रॉसिंग ही करवाई जाएगी इसमें भी, और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक ह्यूमन में जो फ्री ईयर लोब्स हैं जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है अटैच्ड ईयर लोब्स के ऊपर, उनमें जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा विद फ्री ईयर लोब्स के साथ, एंड व्हाट आर पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो हम इसके आंसर में जो है वो क्या बताएंगे कि इन ह्यूमंस फ्री ईयर लोब्स कैपिटल ई आर डोमिनेंट ओवर अटैच्ड ईयर लोब्स, दिस मीन्स A person with at least one dominant allele capital E will have free earlobes। इसका मतलब ये है उस क्वेश्चन का कि एक पर्सन जो है जिसके पास कम से कम एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील कैपिटल ई जो है वो मौजूद है, विल हैव फ्री earlobes, जो कि फ्री earlobes है। और अ पर्सन मस्ट हैव 2 रेसेसिव अलील, और कोई एक और पर्सन के पास लाजमी जो है वो 2 रेसेसिव अलील्स मौजूद होने चाहिए टू हैव अटैच्ड earlobes। तो हम जब उसकी क्रॉसिंग करके बताते हैं तो जीनोटाइप ऑफ अ पेरेंट्स विथ फ्री ईयरलोब्स, यहाँ पर जो है वो कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। जीनोटाइप्स ऑफ अ पेरेंट्स विथ फ्री ईयरलोब्स, यानी अगर एक पेरेंट्स का जीनोटाइप्स फ्री ईयरलोब्स होगा तो इफ अ पर्सन हैज फ्री ईयरलोब्स देयर जीनोटाइप्स कुड बी इधर, अगर एक पर्सन का ईयरलोब्स जो है वो फ्री है तो वो कैपिटल ई यानी होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और कैपिटल ई स्मॉल ई यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। So the genotype of a parents with free earlobe is either capital E और capital E small e। दूसरी पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स की जो है वो क्या होगी सेकंड, कि जब पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स डिपेंड ऑन द जीनोटाइप्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। जो पॉसिबल जीनोटाइप्स होती हैं किसी भी पेरेंट्स की जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑफस्प्रिंग्स की जीनोटाइप। ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप्स किस चीज पर डिपेंड करती हैं, पेरेंट्स की जो है वो जीनोटाइप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हम अगर देखें कि बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल ई यानी होमोजाइगस डोमिनेंट हैं तो जो है वो क्या रिजल्ट होगा, और अगर वन पेरेंट्स कैपिटल ई एंड द अदर इज कैपिटल ई स्मॉल ई है तो क्या रिजल्ट होगा। तो 50% कैपिटल ई 50% कैपिटल ई स्मॉल ई ऑल विल हैव फ्री ईयरलोब्स। अगर तो दोनों पेरेंट्स जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे तब तो हमें जो है वो 100% जो है वो रिजल्ट किसका मिलेगा, 100% रिजल्ट जो है वो हमें फ्री ईयरलोब्स का मिलेगा। लेकिन अगर एक पेरेंट्स जो है वो डोमिनेंट कैपिटल ई यानी फ्री ईयरलोब्स के साथ मौजूद है और दूसरा पेरेंट्स जो है वो हेट्रोजाइगस अलील्स के साथ मौजूद हैं तो हमें 50% डोमिनेंट फ्री ईयरलोब्स वाले मिलेंगे ऑफस्प्रिंग्स और 50% हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। ऑल विल हैव फ्री ईयरलोब्स, जिसमें हमें सबके सब जो है वो अपीयरेंटली फिनोटिपिकली जो हमें नजर आ रहे होंगे वो सब उन सब के ईयरलोब्स जो है वो फ्री होंगे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे होंगे जिनमें ये अलील सेकंड रेसेसिव अलील मौजूद होगा जो कि देखने में नजर नहीं आता है। ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल बी कैपिटल ई यानी फ्री ईयरलोब्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं।
1 का ये एक अलील कैपिटल ई है, पेरेंट 2 का एक अलील कैपिटल ई, दोनों जब आपस में जो है वो क्रॉसिंग करेंगे तो ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप जो है वो कैपिटल ई हासिल होगा हमें, और फिनोटाइप जो है वो फ्री ईयरलोब्स होंगे। सेकेंड, एक और चीज जो यहाँ पर आपको जो है वो शो करके दिखाती है स्केयर की, पेरेंट स्केयर की फॉर्म में, कि पेरेंट 1, पेरेंट 2 और ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। अगर पेरेंट 1 का अलील कैपिटल ई यानी कि डोमिनेंट है, पेरेंट 2 का अलील भी डोमिनेंट फ्री ईयरलोब का है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो फ्री ईयरलोब्स वाले हासिल होंगे और होमोजाइगस होंगे। और अगर एक पेरेंट्स के पास कैपिटल ई यानी डोमिनेंट अलील मौजूद है और दूसरे पेरेंट्स के पास स्मॉल ई यानी रेसेसिव अलील मौजूद है, तो जो ऑफस्प्रिंग हासिल होंगे वो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो आपको अपीयरेंटली फिनोटिपिकली फ्री ईयरलोब्स वाले ही मिलेंगे, लेकिन उनका जीनोटिपिक जो जीनोटाइप जो होगा उन ऑफस्प्रिंग्स का वो हेट्रोजाइगस होगा। केस 3 में बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल ई स्मॉल ई हेट्रोजाइगस। अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग्स दोनों पेरेंट्स जो है वो हेट्रोजाइगस हों तो क्या होगा। अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे तो कैपिटल ई स्मॉल ई, तो जो हमें रेशो हासिल होगा वो 25% जो है वो डोमिनेंट अलील के हासिल होंगे यानी फ्री ईयरलोब्स का, 50% जो है वो हमारे पास हेट्रोजाइगस फ्री ईयरलोब्स वाले ऑफस्प्रिंग हासिल होंगे और 25% हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव यानी अटैच्ड ईयरलोब्स वाले हासिल होंगे। तो अगर हम उसको फिनोटिपिकली रेशो देखें तो फिनोटिपिकली हमारे पास 75% जो है वो फ्री ईयरलोब्स होंगे और 25% अटैच्ड ईयरलोब्स होंगे। एक टेबल की फॉर्म में करके बता दिया है कि अगर जीनोटाइप दोनों पेरेंट्स का जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो 25% आपको जो है वो मिलेगी, और अगर जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस होगा तो फ्री ईयरलोब्स होंगे और 50% परसेंटेज होगी इसकी फ्री ईयरलोब्स की, और अगर होमोजाइगस रेसेसिव होंगे अटैच्ड ईयरलोब्स 25% हमारे पास हासिल होंगे। तो पेरेंट्स विद फ्री ईयरलोब्स जीनोटाइप इज क्या, ये जो है वो मैंने आपको पहले भी ऊपर भी आपको जो है वो लिख के बताया कि जो कि फ्री ईयरलोब्स की जीनोटाइप्स हैं वो ये दो तरह की होती हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। और पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स जीनोटाइप जो है वो कैपिटल ई स्मॉल ई, फ्री ईयरलोब्स, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और होमोजाइगस रेसेसिव अटैच्ड ईयरलोब्स डिपेंडिंग ऑन द अदर पेरेंट्स जीनोटाइप्स। किस चीज पर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स की जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। तमाम किस्म के केसेस जो है वो सॉल्व करके बता दिए हैं कि किस तरह के केस में किस तरह की परसेंटेज जो है वो हासिल होगी और किस तरह का फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 पी प्लांट्स, वन विद येलो राउंड सीड, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। जब भी डोमिनेंट को जो है वो आपने जाहिर करना है तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में करना है, और जब रेसेसिव को करना है तो स्मॉल लेटर में करना है। तो अनदर विद ग्रीन रिंकल सीड्स जो कि रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर क्रॉस्ड। What are the phenotypic ratio into F2 generation if the F1 generation self fertilize? ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया है सॉल्व, जिसमें हमने पहले F1 जनरेशन को देखा है, उसके बाद हमने उसी F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ दोबारा क्रॉसिंग करवाई है। सबसे पहले जब हमने क्रॉसिंग करवानी होती है तो यहाँ हमने येलो राउंड सीड को क्रॉस करवाना है ग्रीन रिंकल सीड के साथ। तो जब हमें क्रॉसिंग करवानी होती है तो सबसे पहले हम उसके गैमेट्स बनाते हैं, डिटरमाइन गैमेट्स फ्रॉम F1 में जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट बनेगा। तो ईच F1 प्लांट हैज जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सो इट कैन प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो जीनोटाइप है, इसके जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो इसके 4 किस्म के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ के मुताबिक। एक गैमेट्स होगा जिसके ऊपर अलील मौजूद होंगे कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर का, एक गैमेट्स बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। हर तरह की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो उन गैमेट्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब ये जो गैमेट बने हैं इसका जब हम पिनट स्क्वायर देखेंगे तो इसमें
यहाँ पर भी जो है वो इन गैमेट्स को रखा जाता है और यहाँ पर भी, यहाँ गैमेट्स रखने का मकसद ये होता है कि 4 गैमेट्स जो है वो आप हॉरिजेंटली रखते हैं, 4 गैमेट्स जो है वो आप जो है वो वर्टिकली रखते हैं और फिर उनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई जाती है। तो ये पिनट स्क्वायर का तरीका है जिसमें ये 4 गैमेट्स हॉरिजेंटली रखे हैं, यही 4 गैमेट्स जो है वो वर्टिकली रखकर उनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई जाती है और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो हासिल होती चली जाती हैं। जब आप इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि येलो राउंड जो है एटलीस्ट 1 कैपिटल वाई एंड 1 कैपिटल आर जो है वो येलो और राउंड होगा। येलो रिंकल्ड एटलीस्ट 1 कैपिटल वाई बट स्मॉल आर जो है वो येलो रिंकल्ड होगा। ग्रीन राउंड कौन सा होगा, जिसमें स्मॉल वाई ग्रीन होगा एंड एटलीस्ट 1 आर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और ग्रीन रिंकल्ड कौन सा होगा, जिसमें दोनों जो अलील्स हैं वो रेसेसिव होंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो फिनोटाइप्स जो हमें हासिल हो रही है। नाउ काउंट फ्रॉम द पनेट स्क्वायर। अगर हम पनेट स्क्वायर में काउंट करना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो येलो और राउंड हासिल हुए हैं वो हमें 9 जो है वो टोटल येलो और राउंड हैं, और येलो और रिंकल्ड जो हासिल हुए हैं वो हमारे पास 3 जो है वो टोटल येलो और रिंकल्ड हैं। ग्रीन और राउंड जो है वो हमारे पास कितने हैं, वो भी 3 हासिल हुए हैं, हमें 3 टोटल जो है वो ग्रीन राउंड हासिल हुए हैं, और ग्रीन और रिंकल्ड जो है वो हमें 1 जो है वो हासिल हुआ है। तो हम इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि हमारे पास 9:3:3:1 की जो है वो रेशो हासिल हुई है, जिसमें 9 हमें येलो राउंड हासिल हुए हैं प्लांट, 3 जो है वो येलो रिंकल्ड, 3 जो है वो ग्रीन राउंड और 1 जो है वो ग्रीन रिंकल्ड प्लांट हासिल हुए हैं। लिहाजा इसकी फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 pea plants with the genotype capital R capital Y are crossed. What is the probability chance that an offsprings will have round yellow seeds capital R capital Y in the F2 generation? ये उसी क्वेश्चन का एक लिंक है जिसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि प्रोबेबिलिटी चांस राउंड येलो सीड का क्या होगा। तो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो जैसे कि हमने ऊपर करवाया है डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए हैं, वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल आर और कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी राउंड येलो सीड्स बोथ स्टेट्स हैड होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में गैमेट्स फॉर्म्स होते हैं, ये गैमेट्स उसके बाद पनेट स्क्वायर बनता है। ऊपर चूंकि ये सारा कुछ आपको बना के दिखाया गया है इसलिए उसको बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा है। 16 बॉक्सेस टोटल होते हैं, ओनली 1 बॉक्स गिव कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपको यहाँ पनेट स्क्वायर में यहाँ पर जो है वो शो कर दिया गया है बोल्ड करके। इसमें सिर्फ 1 जो है वो बॉक्स में ये हासिल हो रहा है, लिहाजा ये टोटल जो है वो 16 है, लिहाजा प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी 1:16 होगी। ये हमारे जो है वो यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स से, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है। आप लोग जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि पनेट स्क्वायर कैसे बनता है, गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होती है, अलील क्या होते हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होते हैं और रेसेसिव ट्रेट्स क्या हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स क्या हैं, जब आप लोगों को इनकी टर्मिनोलॉजी और ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को पनेट स्क्वायर बनाना और क्रॉसिंग करवाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को अगर यहाँ पर इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो आप लोगों के लिए मैं जब लेक्चर अपलोड करूंगी तो वहां मैं दोबारा इनको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ अभी इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, तो मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो सिर्फ सॉल्व करके आपको बताए हैं कि किस तरह से आप लोगों ने इनके आंसर देने हैं। जब इनकी डिटेल वीडियो टॉपिक वाइज जो है वो अपलोड की जाएगी तो तब आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। साथ रहिएगा टॉपिक्स को समझने के लिए, अपने जो है वो बायो को आसान बनाने के लिए इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर आप लोगों को तमाम लेक्चर्स और तमाम नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करते रहिए ताकि उनको भी जो है वो फ़ायदा हासिल हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।